व्हाट आर वायरसेस? अगर हम गूगल करते हैं तो हमको एक सेंटेंस देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट्स देयर होस्ट सेल। ठीक है, अब ये सब समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वायरसेस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग। ठीक है, तो अगर हम देखें लिविंग की डेफिनेशन देखें, जिसका मतलब होता है कि सेल्स होना। हम कैरेक्टराइज लिविंग कैसे करते हैं कि जिसके पास सेल्स है मतलब वो तो लिविंग है। बट अगर हम वायरस के कंपोनेंट्स देखें तो उनके पास होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन एंड ज्यादा से ज्यादा जो उनका एनवलप हो जाता है वो होता है। ठीक है, उनके पास सेल्स तो है ही नहीं, मतलब वो लिविंग तो है नहीं, बट इसका ये मतलब भी नहीं कि वो नॉन लिविंग है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एजेंट है, ठीक है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। लिविंग का जैसे कि रिप्रोड्यूस करना या फिर न्यूक्लिक एसिड का होना, एंड नॉन लिविंग का सेल का नहीं होना एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बट इसको नॉन लिविंग इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज इसके पास सिर्फ सेल नहीं है। ठीक है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। तो कई लोग इसे पैरासाइट बोलना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक पैरासाइट की तरह ही अपना एक होस्ट सेल चुनता है एंड उसमें जाकर उसके न्यूट्रिशंस एंड उसका मैकेनिज्म को हैक कर लेता है एंड अपना ही रिप्रोड्यूस करना चालू कर देता है। ठीक है, अब इनसे ये देखते हैं कि असल में वायरसेस क्या है। ठीक है, तो अगर हम जाकर एकदम बेसिक लेवल पर देखें तो वायरसेस होते हैं एक पैकेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। वो सिर्फ उनके पास उनका जेनेटिक मटेरियल होता है एंड जो कैप्सिड लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। वो बस इससे ही पता चलता है, जैसे हम जेनेटिक मटेरियल ले लिए तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के अलग अलग वायरसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वायरसेस हैं। वायरस आर सो डाइवर्स इन नेचर। अब देखते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर कैसे है। ठीक है, कौन सी सिमिलैरिटीज जो है ये शो करते हैं। तो पहला तो होगा न्यूक्लिक एसिड एज देयर जेनेटिक मटेरियल का होना। देखो, हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही होता है एंड सेम वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल भी न्यूक्लिक एसिड ही होता है, जो कि हमने देखा है, जो डाइवर्सिटी वाले में बात की आरएनए डीएनए की, वो सेम ही है। ठीक है, एंड दूसरा है एडेप्टेशन, वेरिएशन एंड इवॉल्व का। ठीक है, जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस है वो भी वेरिएशन शो करते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, वो भी इवॉल्व होते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। अब सपोज मेरे अंदर वायरस आ गया, ठीक है, इन्फेक्शन फैला दिया, मेरे को बुखार हो गया। ठीक है, अब मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना डम तो नहीं है कि वो बोलेगा हाँ आओ चलो ये लो चाय पियो मजे मारो यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा ना। उसको जब पता चलेगा कि ओ ये जो फॉरेन एजेंट आया है, जो वायरस है, ठीक है, वो हमको तो हार्म पहुंचा रहा है, तो वो एक्शन लेगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उसके बदले में कुछ ना कुछ तो एक्शन करेगा। कि जब पहले इम्यून सिस्टम समझेगा कि अच्छा ये ऐसा काम करता है तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो ये जो चीज होती है ये वायरस को भी समझ में आती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही इवॉल्व करते हैं। जब वायरस को पता चलता है कि मेरे इस ट्रेट से, जैसे सपोज जब वायरस को पता चलता है कि मेरे इस ट्रेट से हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल रहा है कि अच्छा वायरस है, तो वो ट्रेड करना बंद कर देगा एंड कुछ नया रास्ता ढूंढेगा। ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने का या फिर कुछ ऐसा रास्ता ढूंढेगा जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता ना लगे और वायरस जो है अपना काम करता रहे। ठीक है, तो ये होता है इवॉल्व करना। ऐसे ही वायरसेस जो है वो इवॉल्व करते जाते हैं। चीज है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं वो होता है वायरस और बैक्टीरिया का डिफरेंट होना। ठीक है, लोग समझ नहीं पाते कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, कि क्या वो सेम है। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन रहते हैं। ठीक है, पहली बात तो वो बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फाज मतलब वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड एक टाइप है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम एकदम ही बायोलॉजिकल लेवल पर जाए तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है और वायरसेस तो लिविंग नहीं है। ठीक है,
एंड अगर हम दूसरा देखें तो वो ये है कि जो बैक्टीरिया है उसमें एंटी बैक्टीरिया हम खा के बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटी बैक्टीरिया है वो वायरसेस में वर्क नहीं करता। अब वो क्यों? क्योंकि अब नाम से ही पता चल रहा है। देखो, बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब जो लिविंग के अगेंस्ट है, ठीक है। तो लिविंग तो बैक्टीरिया है, तो लिविंग के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के वर्क कर सकती है, लेकिन वायरसेस के नहीं कर सकती, ठीक। एंड तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया जो है वो वायरसेस से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में, ठीक है। वायरसेस बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, एंड इन जो माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स ऑर्गेनिज्म है इन सब की स्टडी जो बहुत ही मुश्किल थी, बिकॉज हम उसको देख ही नहीं सकते, तो हम उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे इसे कैरेक्टराइज कैसे करते थे बैक्टीरिया और वायरस को? तो जो फिल्ट्रेशन टेक्निक थी जिससे हम बैक्टीरिया को फिल्टर करते थे, तो उसमें से जो एजेंट्स जो फिल्टर हो जा रहे हैं उसको बोलते थे, मतलब वो होते थे वायरस, तो उसको उस टाइम के लोग बोलते थे फिल्ट्रेबल एजेंट दैट कॉज डिजीजेस और इन्फेक्शन, ठीक है। ये उस टाइम पे इसे ऐसे कैरेक्टराइज किया गया था। एंड अभी हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? बेसिकली मतलब मेन जो है वो 3 है। फर्स्ट है स्मॉल साइज। वायरसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, उनका डायमीटर 20 से 80 नैनोमीटर के अराउंड होता है। स्मॉलेस्ट वायरस है उनका डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर। एंड जो अगर हम ह्यूमन सेल्स को कंपेयर करें अपने वायरस के साथ, तो 1000 गुना ज्यादा छोटे होते हैं वायरस। मेन देखे तो वो एक सेल के अंदर पैरासाइट की तरह बैठ जाता है और वो अपना ही काम करने लगता है, ठीक है। और उसके चक्कर में सेल कभी कभी मर भी जाता है और कभी कभी नहीं भी मरते, तो अपना काम तो वो करके निकल लिया ना, ठीक है। अब इसका अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। ये एकदम ही बेसिक जो उनका मैकेनिज्म है मैं वो बता। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक मटेरियल। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ये कुछ भी हो सकता है। एंड जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ, एक होस्ट का एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा, एक ही टाइप का, या तो वो डीएनए होगा सिंगल स्ट्रैंड या तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। तो ऐसा तो यूजुअली ऐसा होता है। अभी तक तो देखने को नहीं मिला है कि किसी वायरस में दोनों टाइप के सब मिल रहे हैं, या तो डीएनए भी मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है, ऐसा तो अभी तक कभी। जेनेटिक मटेरियल का साइज है वो वायरस में डिफर करता है, ठीक है। कई वायरस है जिनमें ज्यादा होता है, कई वायरस है जिनमें कम होता है। और जो टिपिकली जो नंबर है, जो उनका साइज है, वो 7 to 20 किलो बेस पेयर के बीच में ही होता है। अब देखो, अब कोई वायरस छोटा है तो ये तो नेचुरली हमारे दिमाग में आ ही जाएगा कि उसका न्यूक्लिक एसिड भी है, वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि और तो कुछ चीज है नहीं ना वायरस के अंदर। अब कुछ है क्या? जैसे हमारे सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। तो ये तो नॉर्मल सी बात, हमारे जो कॉमन सेंस है दिमाग में आ ही जाएगा कि कोई वायरस अगर छोटा है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड कम होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई वायरस बड़ा है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड ज्यादा हो, ठीक है। उसमें भी न्यूक्लिक एसिड कम हो सकता है, ये डिफर कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बड़ा वायरस है तो उसमें कम या ज्यादा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कम में कम है तो ज्यादा में ज्यादा। हर्पेस वायरस है उसमें 120 किलो बेस पेयर्स होते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा बेस पेयर्स होते हैं वो है पेंडोरा वायरस, जिसमें होता है 2.5 मिलियन बेस पेयर्स।